कि अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हमारी जो क्लास है ये भी 8th सेकेंड ईयर के पेपर 3 समकालीन भारत की शिक्षा, चिंता और मुद्दे। इसका आज हम एक मैराथन क्लास करेंगे जिसमें हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप कह सकते हैं कि एक क्विक सा रिवीजन करेंगे जिसमें हम बहुत ही डिटेल से नहीं, बस हर एक टॉपिक की समरी को जानेंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो श्योर है कि आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए इस क्लास को। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। देखिएगा, पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है। वैदिक कालीन शिक्षा या प्राचीन भारतीय शिक्षा बात एक ही है। तो इसका अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से दी जाती थी, ये क्या है, इसके बारे में कुछ ओवरव्यू देखते हैं। तो अगर बात करें वैदिक कालीन शिक्षा का एक संकुचित अर्थ के बारे में, तो संकुचित अर्थ हो जाएगा कि एक ऐसी शिक्षा जो फॉर्मल तरीके से दी जाती है। फॉर्मल मतलब एक जो विद्यार्थी है वो अपने गुरु के पास जाएगा रहने के लिए, जो भी गुरु कहेगा समय से वो चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। तो फॉर्मल रूप से जो शिक्षा दी जाती है यह इसका संकुचित अर्थ हो गया। और व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में ये हो जाएगा कि बच्चा मतलब बच्चा या कोई भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जीवन पर्यंत शिक्षा चल सकती है। तो यह इसका व्यापक अर्थ के रूप में है, जो शिक्षा हमें सभ्य बनाती है। देखिएगा, प्राचीन वैदिक शिक्षा बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त थी। इस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं था। सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। मतलब इसमें बच्चों से किसी प्रकार का कोई फीस पैसा नहीं लिया जाता था, निःशुल्क शिक्षा थी। यह शिक्षा पुस्तकीय न होकर के व्यावसायिक थी। पुस्तकों का उस समय अभाव था, कागज पेन नहीं होते थे, तो इसलिए क्या थी, ये शिक्षा पुस्तकीय नहीं थी जबकि व्यावसायिक शिक्षा थी। बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता था, उनके व्यवसाय के लिए उनको तैयार किया जाता था कि आगे जीवन जो है उनका एक बहुत ही प्रभावशाली जीवन वह जी सकें, अपने जीवन को बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली और बना सके सरल। तो इसलिए इनको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। उस युग की शिक्षा की प्रमुख विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। मतलब गुरुकुल में शिक्षा दिया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल जो होते थे ये शहर से या नगर की कोलाहल से, शोर शराबे से काफ़ी दूर एक बहुत ही शांत स्थान पर गुरुकुल बनाए जाते थे। तो ये इसका कुछ मतलब इसके बारे में समरी थी। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, कैसे यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि कैसी है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विधि मौखिक हुआ करती थी क्योंकि उस समय कागज पेंसिल नहीं होते थे, मुद्रण कला का विकास नहीं हो पाया था, तो पुस्तकों का अभाव पाया जाता था। इसलिए गुरु क्या करते थे कि बोल करके ही बच्चों को हर एक चीज़ें याद करवा देते थे। बोल करके जो शिक्षा दी जाती है उसे ही हम मौखिक शिक्षा या मौखिक विधि कहते हैं। तो ये विधि थी वैदिक कालीन शिक्षा में। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार को स्पष्ट कीजिए। उपनयन संस्कार क्या है वैदिक कालीन शिक्षा में। तो उपनयन संस्कार उस समय होता था जब कोई बालक अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा को आरंभ करने के लिए जाता था। जब बच्चा पढ़ाई के लिए तैयार हो गया, मतलब 5 या 6 वर्ष में जब बच्चा अपने विद्यालय जाता है, मान लीजिए आज के समय में तब कोई विशेष प्रकार का संस्कार नहीं होता है, लेकिन उस समय वैदिक काल के समय जब बच्चा अपना शिक्षा अपनी आरंभ करता था और गुरु के पास जाता था तब उपनयन संस्कार किया जाता था। और उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। तो आप इसे इसका अर्थ याद रखिएगा, आपको आसानी से इसके बारे में तुरंत सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, मतलब गुरु के पास ले जाना। अगला प्रश्न है, समावर्तन संस्कार क्यों होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो यह संस्कार एक ऐसा मील का पत्थर है जहाँ पर बच्चा ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त होता था जब, तो गृहस्थ आश्रम, यहीं से गृहस्थ आश्रम बच्चा घर गृहस्थी में अपना ध्यान लगाता था। मतलब ये है कि जब कोई भी बालक पढ़ लिख हो गया, पढ़ाई लिखाई उसकी हो गई और अपना घर गृहस्थी संभालने लग गया, तो जब वो घर गृहस्थी में प्रवेश करता था इसको संभालने के लिए, तभी उसका समावर्तन संस्कार किया जाता था। आज के समय में आप देखते होंगे कि आप जब स्नातक कर लेते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, तो कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है।
तो उस समय भी आचार्य दीक्षांत भाषण के रूप में समावर्तन संस्कार का उपदेश देते थे और इस संस्कार के बाद ही विद्यार्थी स्नातक या ग्रेजुएट कहलाने का अधिकारी हो जाता था। मतलब उसने शिक्षा को ग्रहण कर लिया, अब वह क्या करेगा, अपने घर गृहस्थी को संभालेगा और यहीं पर समावर्तन संस्कार होता है। इसी को हम समावर्तन संस्कार कहते हैं, जो आचार्य दीक्षांत भाषण के रूप में देता था। अगला प्रश्न है, गुरुकुल पद्धति को स्पष्ट कीजिए। गुरुकुल प्रक्रिया क्या है? तो भिक्षाटन यानी कि भीख मांगने की प्रक्रिया और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल किसी गांव या नगर से के निकट शांत एवं सुंदर प्राकृतिक स्थान पर स्थित होते थे। मतलब ये है कि भिक्षा मांगने के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो बच्चे गुरुकुल में रहते थे वे क्या करते थे कि भिक्षा मांगते थे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। ये गुरुकुल जो हैं ये शहर के पास ही लेकिन शांत स्थान पर बनाए जाते थे, जहाँ पर प्राकृतिक माहौल होता था, बच्चे शांति से हर एक चीज़ों को सीख सकें। तो इसलिए ये शांत माहौल में गुरुकुल बनाए जाते थे। गुरुकुल प्रणाली जो है ये वैदिक शिक्षा की एक मुख्य विशेषता भी मानी जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रणाली में उपसंपदा संस्कार क्या होता है? तो जिस प्रकार से हम क्या करते थे, उपनयन संस्कार करते थे वैदिक कालीन शिक्षा में, तो यहाँ पर उपसंपदा संस्कार होता था, लेकिन यह शिक्षा प्रारंभ करने के लिए नहीं होता था। यहाँ क्या होता था, बालक जब 12 वर्ष तक अध्ययन कर लेता था उसके बाद वह भिक्षुओं के संघ में प्रवेश जब करता था तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। मतलब वह अब क्या करेगा, भीख मांगने के लिए संघ में प्रवेश हो चुका है, अब वह भीख को मांग सकता है, भिक्षा मांग सकता है, तो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो ये चीज़ें बौद्ध प्रणाली में होती थी और यह चलता कब तक था, जब तक बालक 20 वर्ष का ना हो जाता था तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहता था। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा की पद्धति कैसी थी? तो मौखिक शिक्षण पद्धति थी। यहाँ पर भी गुरु क्या करते थे, बच्चों को मौखिक से मतलब मुंह से बोल करके शिक्षा देते थे। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद था, कोई प्रॉब्लम होती थी तो प्रश्नों के माध्यम से वाद विवाद करके चीज़ों को सॉल्व कर लिया करते थे। गुरु व्याख्या पद्धति अपनाते थे, व्याख्या दे देते थे हर एक चीज़ों की और बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ जाते थे। अग्र शिष्य प्रणाली थी। मतलब आज के समय जो मॉनिटरिंग सिस्टम चलता है कि जो बच्चा क्लास में पढ़ने में अच्छा है, हर एक चीज़ों को कर लेता है, हर एक विषय में तेज है, तो उसको क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उस पर कुछ एक्स्ट्रा सौंप दी जाती हैं, कोई कार्य कि हाँ इसे ये सारी चीज़ें करना है और बच्चों को देखभाल करना है। तो जो मॉनिटर होता है आज के समय में, उस समय में अग्र शिष्य प्रणाली होती थी। तब भी गुरु क्या करते थे, जो बालक बहुत ही अच्छा है चीज़ों को समझने में और जल्दी चीज़ों को समझ लेता है, हर एक उसको क्या करते थे कि कुछ अतिरिक्त दायित्व सौंप देते थे। अगला है देशाटन तथा प्रकृति अध्ययन विधि, पुस्तक पर आधारित अध्ययन विधि और निरीक्षण विधि। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा का परिचय दीजिए। मुस्लिम शिक्षा क्या है? तो वैदिक और बौद्ध धर्म के समान ही इस्लाम धर्म में भी तालीम यानी कि शिक्षा को बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, इसका स्थान इसको मिला और कुरान शरीफ में तालीम को मुक्ति का साधन बताया जाता है। मोहम्मद साहब ने प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए शिक्षा प्राप्त करने को आवश्यक बताया। उनका कहना है कि अगर आप बेटी या बेटों को धन दे रहे हैं, धन का दान दे रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने पुत्रों को या पुत्रियों को क्या दें, ज्ञान दें, शिक्षा दें। तो ये चीज़ें किसने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा लोगों के लिए। तो ये मुस्लिम कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं और इसमें भी काफ़ी महत्व है शिक्षा का, मुस्लिम कालीन में भी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य को बताइए। तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य था, ज्ञान का प्रकाश फैलाना, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, नैतिकता का विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट करना और मुस्लिम श्रेष्ठता की स्थापना करना। ये सारे उद्देश्य किसके हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा के हैं। अगला प्रश्न है, मकतब और मदरसे में क्या अंतर है? तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि मकतब क्या है और मदरसा क्या है, तो उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिएगा, जो मकतब होता है यहाँ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं।
लेकिन मदरसा जो है ये उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया है। मकतबों में शिक्षण विधि मौखिक होती है, बोल करके शिक्षा दी जाती है मकतब में, लेकिन मदरसा में क्या होता है, लिखित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चे लिख करके चीज़ों को सीखते हैं। आगे देखिएगा, मकतबों में प्रवेश के समय जब बालक प्रवेश लेता है, प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए एडमिशन लेता है, तो उस समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता है। लेकिन मदरसा में अगर कोई बालक प्रवेश लेता है तब उसका कोई विशेष प्रकार का संस्कार नहीं होता। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चों का क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था जब वे प्रवेश लेते थे, अपनी शिक्षा प्रारंभ करते थे, तो उसी प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में भी जब बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था तो उसे बिस्मिल्लाह संस्कार उसका किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये विवाद का मुख्य कारण 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र के 43वीं धारा गए दो शब्द थे, साहित्य और भारतीय विद्वान। प्राच्यवादी क्या चाहते थे कि साहित्य में शिक्षा दी जाए, हिंदी में शिक्षा दी जाए, लेकिन पाश्चात्यवादी चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसीलिए इन लोगों का जो विवाद था आपस में, इन्होंने अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या की थी, साहित्य और भारतीय विद्वान की। तो इसलिए यह विवाद का कारण यही है, मुख्य कारण यही माना जाता है, तभी से यह विवाद छिड़ गया था। अगला प्रश्न है, निस्यंदन यानी छनाई के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसको किसने दिया? मैकॉले ने दिया निस्यंदन का सिद्धांत। अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ होता है निस्यंदन, अर्थात छानने की क्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन को खर्च करना चाहते थे। अतः उन्होंने क्या किया कि इस सिद्धांत को अपनाया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए ही किया जाए। मतलब ये चाहते थे मैकॉले जी कि सिर्फ उच्च वर्ग के जो लोग हैं उन्हीं को हम उच्च शिक्षा प्रदान करें, और जब उनको ये शिक्षा मिल जाएगी तो निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा खुद ब खुद मिल जाएगी, उनसे छन छन करके निम्न वर्गों में शिक्षा पहुंचती रहेगी। जबकि ये नहीं इन्होंने कहा कि निम्न वर्ग को भी शिक्षा दिया जाए। तो ये कहलाया इनका निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत। इनका मतलब ये था कि सिर्फ उच्च वर्गों को शिक्षा दिया जाए, उससे छन करके खुद ब खुद शिक्षा मिल जाएगी निम्न वर्ग के लोगों में। अगला प्रश्न है, उड का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो 1853 ईस्वी में के आज्ञा पत्र के पुनरावर्तन के अवसर पर एक जांच समिति का गठन किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा से संबंधित सुझाव देना था। समिति ने जो सुझाव दिया उसे 1944 के आदेश पत्र में स्थान दे दिया गया, जिसे हम उड का घोषणा पत्र कहते हैं। तो चार्ल्स उड के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था उड का घोषणा पत्र। अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक कब पारित हुआ? गोखले बिल क्या है और इसके उद्देश्य क्या थे? तो गोखले जी ने विधेयक का प्रस्ताव 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा के सामने अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य था कि देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को लागू किया जाए। मतलब ये है कि प्राथमिक शिक्षा हर एक लोगों के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। यही इनका उद्देश्य था कि सभी को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य किया जाए। तो ये था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम से के संबंध में राधा कृष्ण आयोग के सुझाव क्या थे? उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाओं का ज्ञान देना ही इनका सुझाव था। पहली भाषा मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देना, दूसरा है हिंदी अर्थात संघीय भाषा में शिक्षा देना, और अंग्रेजी की शिक्षा भी प्रदान की जानी। तो ये 3 भाषा उन्होंने बताई हैं। इसका सुझाव दिया कि उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर इन तीनों भाषाओं को बच्चों को इन भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की जांच का विषय क्या था? तो भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सभी पक्षों की जांच कर उनके विषय में रिपोर्ट देना तथा उनके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना ही इनका विषय था, इनकी जांच का। तो ये आपको याद रखना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की जांच का विषय क्या था। अगला प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में आप क्या जानते हैं?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में समान शैक्षिक संरचना लागू करने का प्रस्ताव लाया गया और यह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण देश के लिए समान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के ढांचे पर आधारित होगी। समान शिक्षा होगी जिसमें सामान्य केंद्रक होगा और अन्य भागों में लचीलापन होगा, मतलब जहां पर ज़रूरत होगी उसे चेंज किया जा सके आसानी से। तो ये है लचीलापन की बात। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई थी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों लाया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए, कुछ आवश्यक चार्ट और मानचित्र होने चाहिए, श्यामपट्ट, टाट पट्टी और अन्य उपयोगी सामग्री को उपलब्ध कराया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसलिए लाया गया कि हर एक प्राथमिक विद्यालय में जो उपयोगी सामग्रियां हैं, जैसे बच्चों की बैठने के लिए टाट पट्टी का उपलब्ध करवाना, मानचित्र को टांगना क्लास के अंदर, श्यामपट्ट की व्यवस्था करना और स्कूल में 2 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए और अगर जो टीचरों की आवश्यकता है तो टीचर की नियुक्ति भी की जाएगी। तो इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया प्राथमिक विद्यालय के सुधार के लिए, आप कह सकते हैं। आरंभ में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी, कक्षा बढ़ती जाएंगी और उसी प्रकार से नए नए शिक्षकों को भी नियुक्त किया जाएगा। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के सुधार के लिए बात की गई। हर एक सामग्री को उपलब्ध कराया जाए, टीचर को उपलब्ध कराया जाए, विद्यालय को अच्छा बनाया जाए, 2 कमरे बड़े हों, बच्चों की बैठने की व्यवस्था हो, सुविधा हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय के विषय में बताइए। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आर्थिक रूप से जो बच्चे दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, पैसों की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, बालक बालिकाएं, उनको 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने के उद्देश्य से उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा 5वीं कक्षा के बाद। इसलिए गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना की गई, इन पर बल दिया गया और इन्हीं को हम नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, जहाँ पर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनके पास मतलब वो किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए नवोदय विद्यालय खोले गए कि वे आगे 5वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं से है। देखिएगा, पहला इसकी विशेषता है कि रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए, मॉडर्नाइजेशन करना और परीक्षा प्रणाली में जो भी गलतियां होती हैं उसको सुधार करना, शैक्षिक अपव्यय जो फालतू खर्च होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसको भी समाप्त करना। तो ये सारी विशेषताएं थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में लैंगिक समानता से क्या आशय है। तो लिंग समानता का शाब्दिक आशय है कि स्त्री पुरुष में समानता की भावना देखी जाए। अगर बात करें वर्तमान समय की, तो यहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार तो मिल गए हैं, लेकिन भारत में अभी भी पितृसत्तात्मक समाज चलता है। पितृसत्ता अभी भी अपनाई जा रही है। हर एक घरों में आप भारत में देखेंगे तो आपके घर में भी ऐसा ही होगा कि दादाजी या पिताजी घर के मुखिया होंगे। बहुत ही कम परिवार ऐसे होते हैं जहां माताजी का बोलबाला रहता है या फिर माताजी की सत्ता चलती है। तो ऐसा भारत में बहुत ही कम ही घरों में देखने को मिलता है। भले ही कहा गया कि समान अधिकार प्राप्त है, पुरुषों को स्त्रियों को दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन सत्ता की जहाँ पर बात आती है वहाँ सिर्फ भारत में क्या है कि पुरुष प्रधान समाज है भारत, और इसीलिए यहाँ पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान में लिंगों के बीच संपूर्ण समता की घोषणा कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा में प्रभावशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षा में बैठकर पूरा समय या अर्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब बात यह है कि समावेश का मतलब होता है इन्वॉल्व या शामिल करना। तो जब हर एक बच्चों को आप शिक्षा में एक साथ बैठा करके शिक्षा देंगे, हर एक बच्चों को शामिल करेंगे, चाहे वो प्रतिभाशाली हों, पढ़ने में अच्छे ना हों या फिर अपंग बालक हों, किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हों, हर एक बच्चों को एक ही छत के नीचे बैठा करके एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है, जिसमें आप हर एक बालक को समावेश करोगे, शामिल करोगे। यही है समावेशी शिक्षा।
इस प्रकार मिलना, समायोजन सामाजिक या शैक्षिक अथवा दोनों को समन्वित किया जाता है। तो सभी को शामिल करना, सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना, एक साथ शिक्षा देना ही क्या है? समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कितने समय हेतु किया गया था? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि एनकेसी को 2 अक्टूबर 2005 से 2 अक्टूबर 2008 तक 3 वर्ष के निर्धारित समय अवधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर पूछा कि कितने समय तक, तो 3 वर्ष तक इसको लागू किया गया था, 3 वर्ष समय अवधि इसको दी गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? एक्ट 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तव में एक मानवाधिकार है, मानव का अधिकार है इस पर, और आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त संविदा के अनुसार शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निहित है। शिक्षा का अधिकार में कहा गया कि हर एक लोगों के लिए समान रूप से निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। सभी बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए अनिवार्य किया जाए प्राथमिक शिक्षा, और निःशुल्क दिया जाए, कोई किसी प्रकार का उनसे पैसा ना लिया जाए। तो ये चीज़ें थी। अगला प्रश्न है, अपव्यय यानी कि खर्च के प्रमुख कारण क्या है? अपव्यय किस कारण से अपव्यय होता है? तो प्रशासनात्मक त्रुटियां, प्रशासन की कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय होता है। शिक्षा व्यवस्था के कुछ दोष होते हैं, दूषित पाठ्यक्रम होता है, गलत पाठ्यक्रम होगा, गलत सिलेबस बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर से बार बार पाठ्यक्रम को बनाया जाएगा, उसमें खर्च ज़्यादा आएगा। अशिक्षित अभिभावक भी जो हैं वो अशिक्षित हैं, इस प्रकार से क्या होता है? अपव्यय। आर्थिक कारण भी कुछ होते हैं, तो इन सभी चीज़ों से अपव्यय होता है। ये सारे मुख्य कारण माने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब और किसके द्वारा की गई? तो नवंबर 1948 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसे हम राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं उच्च शिक्षा के स्थान पर। तो ये भी आपको याद रखना है कब इसकी नियुक्ति हुई। तो नवंबर 1948 में किसके द्वारा हुई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न देखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। देखिए लिखा है, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में जयपुर से लगभग 45 मील दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना श्री हीरालाल शास्त्री ने अक्टूबर 1935 में अपनी पुत्री की अभिलाषा पूर्ण करने के उद्देश्य से जीवन कुटीर नामक पाठशाला के रूप में इसका स्थापना किया था। देखिए इनकी जो पुत्री थी उसका वो बचपन में जब वो खेला करती थी तो विद्यालय बनाती थी और कुछ बच्चों को बनाती थी, मिट्टी के खिलौने इस प्रकार से बनाया करती थी, और उसकी इच्छा ये थी कि वो विद्यालय खोले, विद्यालय में पढ़ाई करे, तो बचपन से ही उसकी इच्छा थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब किसी बीमारी की वजह से उसका निधन हो गया, इनकी पुत्री का। तो इनकी पुत्री के जो भी बचपन में जो उसके सपने थे उसको पूरे करने के लिए जब इनको पता चला तो इन्होंने जीवन कुटीर नामक एक पाठशाला के रूप में खोला, जिसका नाम बाद में 1942 ईस्वी में इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में जयपुर से लगभग 45 मील दूरी पर स्थित है। किसने स्थापना की? श्री हीरालाल शास्त्री जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, वनस्थली विद्यापीठ के उद्देश्य बताइए। वनस्थली विद्यापीठ का उद्देश्य भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में विज्ञान और प्रज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का सर्वतोन्मुखी शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक विकास करने वाली ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसके परिणाम स्वरूप गतिशील, जीवन के अनुरूप, सुसंस्कृत, सुयोग्य और कार्य कुशल नागरिक का निर्माण किया जा सके। तो ये सारे उद्देश्य थे कि लोगों को सुसंस्कृत बनाया जा सके, सुयोग्य बनाया जा सके, नैतिक विकास उनका हो सके, शारीरिक विकास हो सके। इन सभी ये सारे उद्देश्य थे वनस्थली विद्यापीठ के। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य क्या है?
देखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT एक स्वायत्त तथा पूर्ण रूपेण केंद्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था मानी जाती है। केंद्र सरकार ने की संस्था है और इसकी स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो विद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन तथा अन्वेषण करना, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें अंतः सेवा कार्यक्रम तथा सेवा पूर्व कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके उद्देश्य हैं जो आपने देखे हैं। NCERT के उद्देश्यों को शामिल यहाँ पर किया गया है। और कब इसकी स्थापना हुई? 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को स्पष्ट कीजिए। सन 1985 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निर्देश पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षाविदों की एक समिति का गठन किया गया, जिसने अल्पकाल में ही मतलब कुछ ही समय में एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद के द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय पारित किया गया और 28 सितंबर 1985 ईस्वी को इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। तो ये इसकी स्थापना कैसे हुई, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। तो दोस्तों, आज हमारे प्रश्न इतने ही थे। हमने हर एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, कोई भी टॉपिक इसमें नहीं बचा है। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और यहाँ से श्योर है कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आई हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। वैसे अब आपका कल से एग्ज़ाम है तो आपके लिए अब बेहतर यही रहेगा कि अब 6-7 बजे के बाद आप आराम से अपनी कॉपी किताब बंद करके सो जाइएगा। अगर रात में आप अच्छी नींद ले लेंगे तो कल आप अच्छा सा एग्ज़ाम दे पाएंगे। पूरा दिन आपको जगना है, बैठना है एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप बहुत अच्छा करके आएँ, बहुत सारा लिख कर आएँ, कॉपी अपनी भर कर आएँ। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़रूर बताइएगा ये चीज़ कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। कल जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप इस चैनल के माध्यम से अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका इंतज़ार मुझे रहेगा कि आप सबका पेपर कैसा हुआ है। धन्यवाद।